इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त से जमानत पर समाअत जारी है। जस्टिस सरदार अहमद नईम जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच समाअत कर रहा है। शहबाज शरीफ की जानिब से आजम नज़ीर तारड़ दलाइल दे रहे हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने शहबाज शरीफ के 2 अदवार की कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश कर दी। क्या मुझे बोलने की इजाजत है? शहबाज शरीफ का अदालत से सवाल। जस्टिस सरदार अहमद नईम ने कहा कि आपके वकील ने दलाइल देने हैं। वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए कि शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज वो कंपनियां जिनमें शहबाज शरीफ का कोई ओहदा नहीं है। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज के किसी रिकॉर्ड से शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं हम खबर से। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त जमानत पर समाअत जारी है। और एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर फर्दे जुर्म आयद कर दी है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर ने सेहते जुर्म से इनकार कर दिया। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मजीद तफसीलात जानते हैं, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, आज की समाअत के हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 3 अहम रेफरेंसेस पर समाअत हुई है, जिसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तारपुर आज यहाँ पर पेश हुई हैं, जबकि दीगर मुल्ज़िमान भी आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश हुए। जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर जाली अकाउंट्स केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। उनके हमशीरा फरियाल तारपुर पर भी फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई। जब जज आज़म खान ने इनसे पूछा फ़र्द सेहत के हवाले से, तो उन्होंने इनकार करते हुए कहा है कि हम इसका इनकार करते। जबकि जो दीगर 2 रेफरेंसेस थे, जिनमें ठट्टा रेफरेंस था और पार्क लेन रेफरेंस था, उन दोनों की समाअत जो है उन पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए अगली तारीख दे दी गई है, क्योंकि कुछ मुल्ज़िमान जो है आज एहतसाब अदालत पहुंच ना सके थे, जिस पर एहतसाब अदालत ने मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जो मुल्ज़िमान आज पेश ना हो सके, जिसकी वजह से आज की समाअत मुलतवी हो रही है। जो पार्क लेन रेफरेंस और ठट्टा रेफरेंस और पर जो है वो मुल्ज़िमान के खिलाफ जो वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया। जबकि जो जेली काउंट्स केस था, उस पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके हमशीरा फरियाल तारपुर पर फर्द जुर्म आयद कर दिए, जबकि उन्होंने जुर्म सेहत से इनकार कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमें डिटेल से आगाह कर रहे थे। लाहौर में आटे की किल्लत है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटे की दस्तयाबी मुमकिन नहीं। जहां आटा दस्तयाब है वहां मनमानी कीमत वसूल की जा रही है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसन अली। हसन, बताइएगा। शहर में आटे की किल्लत जो है वो बदस्तूर बरकरार है। आटे के साथ साथ अगर बात की जाए, मार्केट की बात की जाए, तो मार्केट के साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पे भी आटा दस्तयाब नहीं है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पे चीनी और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ दालें हैं उनकी फराहमी भी तलब के मुताबिक मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। मार्केट में मैं गया हूँ, वहाँ पर नहीं मिला। अभी मैं इधर आया हूँ, अभी इधर से भी नहीं मिला आटा। तब क्या करें, आटा मिल ही नहीं रहा कहीं, और रेट पता करते हैं तो रेट ज़्यादा हाई है। जो किसी के पास है तो बहुत ज़्यादा रेट दे रहे हैं। हुकूमत तो कहती है कि रिलीफ दे रहे हैं, कहीं रिलीफ नज़र आता है आपको? कोई नज़र तो नहीं आ रहा, इस वक्त तो नज़र नहीं आ रही। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो मौजूद है, उनका ये कहना था कि मार्केट में आटा दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आते हैं तो वहाँ पे भी उनको आटा जो है वो दस्तयाब नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का यही कहना है कि जब तक जो गंदम की किल्लत है, जो कि इस वक्त पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो पूरे मुल्क में 25 लाख टन गंदम की किल्लत का सामना है, जबकि पंजाब में 10 लाख टन गंदम की किल्लत का सामना है। और जब तक ये किल्लत दूर नहीं की जाएगी। तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मेमन पहुँच गए हैं। इमरान खान को आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान का आज एक रोज़ा दौरा है, और आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान मेमन पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान महमद पहुँचे हैं। पेशावर का उनका एक रोज़ा दौरा था, महमद पहुँचे हैं और यहाँ पर तामीराती कामों का इफ्तिताह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान महमद का दौरा कर रहे हैं और इस मौके पर मुख्तलिफ तामीराती काम हैं जिनका इफ्तिताह कर रहे हैं। आपको बताएं कि शेख ज़ैद रोड का जो है वो इफ्तिताह भी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये इफ्तिताह किया है। कबायली मुआहिदीन से भी मिलेंगे,
आपको बताएं कि कबायली अमायदीन से भी मुलाकात करेंगे। आज एक रोज़ा दौरा है वज़ीर आज़म इमरान खान का। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह भी कर दिया है। शेख ज़ैद रोड का उन्होंने इफ्तिताह किया है, मुहम्मद पहुँचे हैं, जबकि कबायली अमायदीन से उनकी मुलाकातें हैं, उनसे मिलेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त मुहम्मद का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी उनके हमरा मौजूद हैं। कबायली अमायदीन से आज मुलाकातें भी करेंगे और शेख ज़ैद रोड का उन्होंने इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह के मौके पर दुआ की जा रही है। आपको बताते चलें कि महमद का ये दौरा है और इस मौके पर उन्होंने शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह किया है। और इस इफ्तिताह के बाद आज कबायली अमायदीन से भी उनकी मुलाकातें तय हैं। कबायली उमायदीन से भी उनकी मुलाकातें तय हैं। इस हवाले से आपको बताते चलें कि शेख ज़ैद रोड का उन्होंने इफ्तिताह किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी उनके साथ मौजूद हैं और इस मौके पर उन्होंने शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह किया है। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान महमद पहुँच गए और वज़ीर आज़म इमरान खान ने शेख ज़ैद रोड का इफ्तिताह भी किया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं अद्वियात की कीमतों में इजाफा, शुगर और ब्लड प्रेशर समेत दीगर अद्वियात की कीमतें दुगना कर दी गई हैं। शहरी और दुकानदार दोनों परेशान हैं। मजीद बता रहे हैं कराची से हबीब खान। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर जो है वो अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो है वो इंदिया दिया गया है, जिसमें तकरीबन 9% से लेके 264% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफे का जो है वो ऐलान किया गया है। 94 जो अद्वियात हैं उनकी कीमतों में इजाफे का ऐलान किया गया है। इस हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक मेडिकल स्टोर के साथी भी मौजूद है। यार, जो अद्वियात की कीमतों में ऐलान किया गया है उसमें ख़ास तौर पे इंसुलिन वगैरह के हवाले से बात की गई, तो इंसुलिन की कीमत कितनी जो है वो बढ़ गई है और उसमें कितना जो है वो इजाफा हो चुका है? यार, पहले जो इंसुलिन 70-30 जो थी 500 रुपये की थी, अब उसके बाद इन्होंने इससे पहले जो पैसे बढ़ाए थे वो 819 रुपये की कर दिए इन्होंने। अब ये वफाक ने जो ऐलान किया है कि 200% रेट बढ़ लें, अब वो कितने की जाएगी? 1700-1600 रुपये कितने की जाएगी? गरीब आदमी कहाँ से अफोर्ड कर सकता है? अभी तो जो इजाफा हुआ था 20% अभी रेट बढ़े थे, इससे पहले जो बढ़े रेट, अभी जो इन्होंने ऐलान कर दिया कि 200% रेट बढ़ लें, या गरीब आदमी कहाँ से जाएगा? ब्लड प्रेशर की दवा खाएगा या रोटी खाएगा? अच्छा, बिल्कुल, जिस तरह हमने सुना कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो तो हैं ही परेशान कि अद्वियात की ख़रीदारी जो है वो कैसे मुमकिन होगी, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल स्टोर जो मालिकान है उनका भी कहना यह है कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसके बाद शहरियों की जो क़ुव्वत है ख़रीदने की वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, नापैद होते जा रहे हैं और अद्वियात से जो गरीब शहरी हैं वो अब महरूम होते जा रहे हैं। ना सिर्फ उनकी जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होने वाली दवाइयाँ हैं उनकी कीमतों में इजाफा है, बल्कि जो इंजेक्टेबल्स हैं जिसमें इंसुलिन है और इसके अलावा दीगर अमराज की दवाइयाँ हैं उनकी कीमतों में। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी पर फैसलाबाद में मुबैना तशद्दुद के मामले पर पुलिस की जानिब से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को तश्कील दिए। 36 घंटे गुजर गए, पुलिस ताहाल दोनों जानिब से बयान कलमबंद न कर सकी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं फरजाना सद्दीक से। जी फरजाना, बताइएगा 36 घंटे गुजर गए हैं, पुलिस अभी तक बयान कलमबंद क्यों नहीं करवा सकी? बिल्कुल, फैसलाबाद केनाल रोड अब्दुल्ला गार्डन में नून लीगी रहनुमा आयशा रजब के घर के बाहर तलाल चौधरी पर मुबैना तशद्दुद का मामला सामने आया था। तशद्दुद की वजूहात क्या थी और तशद्दुद करने वाले कौन थे, इस हवाले से फैसलाबाद पुलिस की जानिब से 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन वाकई को 36 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक पुलिस दोनों फ्रीकैन में से किसी का भी जो बयान है वो कलमबंद नहीं कर सकी है। गुज़िश्ता रोज भी 4 रुकनी कमेटी आयशा रजब के घर पहुंची थी तो वो घर मौजूद नहीं थी, तमाम उसके बाद यही कमेटी जब लाहौर पहुंची तो इनके पहुंचने से कबल ही तलाल चौधरी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर रवाना हो गए थे। तमाम 36 घंटे बाद भी पुलिस अभी तक किसी एक फ्रीकैन का भी जो बयान है वो कलमबंद नहीं कर सकी है। जी फरजाना सदीक, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आपको बताएं, हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के लेबर रूम से डिलीवरी के बाद बच्चा मुबैना तौर पर गायब कर दिया गया। वालिदैन का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जेहलम और एक निजी अस्पताल ने अल्ट्रासाउंड में जुड़वा बच्चों की पैदाइश की निशानदही की थी। हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के अमले ने भी अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की मुतवक्के पैदाइश जाहिर की थी। उस्मान जावेद से मजीद तफसीलात जानते हैं। उस्मान, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, के रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल से के लेबर रूम से मुबैना तौर पर बच्चे को गायब कर दिया गया है और ये गुजरात के उस्मान आरिफ की बीवी को जचकी में पेचीदगी के बायस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल झेलम से होली फैमिली अस्पताल मुंतकिल किया गया और होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी के अमले ने भी अल्ट्रासाउंड में 2 बच्चों की
पैदाइश जाहिर की थी, लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो ऑपरेशन के बाद एक बच्चे को वालिदैन के हवाले किया गया, जबकि दूसरा बच्चा गायब कर दिया। और अहल खाना ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मुबैना तौर पर ये होली फैमिली अस्पताल की इंतजामिया की जानिब से बच्चे को फरोख्त किया गया है, गायब किया गया है, जबकि अस्पताल इंतजामिया का इस हवाले से कहना है कि बच्चे की गुमशुदगी के हवाले से जो इंक्वायरी है वो की जा रही है और इंक्वायरी के बाद असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। कराची में कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन के बाद मिडिल और प्राइमरी स्कूल के तलबा के लिए तालीमी सरगर्मियां आज से बहाल हो गईं। तमाम तर तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोल दिए गए हैं। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। कराची समेत सिंध भर में 7 माह बंद रहने के बाद आज से तमाम निजी और सरकारी स्कूल खोल दिए गए। सिंध हुकूमत की खुसूसी हिदायत पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम स्कूल्स को SOPs पर सख्ती से अमल पैरा होने के अहकाम दिए गए हैं। स्कूल में न सिर्फ तलबा और तालबात बल्कि असातिज़ा भी SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बना रहे हैं। बच्चों का कहना है कि तालीम का बहुत नुकसान हो गया। कई अरसे बाद स्कूल आकर क्लासमेट्स और असातिज़ा से मिलकर बहुत अच्छा लगा। स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है। 7 महीनों से स्कूल बंद थे तो इसलिए घर पे भी बोर हो रहे थे, तो स्कूल में अभी आए हैं, दोस्तों से मिले हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर अभी काम भी काफ़ी सारा जमा हो चुका है, तो अभी कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस कवर करें कुछ महीनों में। स्कूल खुले हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। पढ़ाई में बहुत लॉस हो चुका है, अब बोल रहे हैं स्कूल बंद ना हो। असातिज़ा का भी कहना है कि कोरोना से एहतियात लाजमी है, मगर अब स्कूल बंद नहीं हो तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। स्कूल कंटिन्यूसली खुलने चाहिए क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का बहुत लॉस हो चुका है, बहुत यानी कि बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो चुके हैं। इस वक्त बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, वो खुद चाह रहे हैं कि हम कंटिन्यू स्कूल आएँ, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। वालिदैन का कहना है कि स्कूल इंतजामिया SOPs पर लाजमी अमल कराए ताकि बच्चे महफूज रह सकें। कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये लोग भी ज़रा SOPs पे अमल करें और हम भी इंशाल्लाह बच्चों को उस पर अमल दरामद कराएंगे। तालीमी सरगर्मियों का तो आगाज हो गया, लेकिन ज़रूरत इस अम्र की है कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए SOPs पर वालिदैन और असातिज़ा दोनों अमल पैरा हों। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर हबीब खान के हमरा दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। आप पे फर्द जुर्म आयद की गई है, क्या कहेंगे? इस सहाफ़ी का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। सवाल किया गया कि पीपल्स पार्टी APC के फैसलों के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ खड़ी होगी, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह। आप पर फर्द जुर्म आयद की गई, क्या कहेंगे? सहाफ़ी का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से सवाल। आसिफ अली जरदारी का कहना था ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। सर ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे तो यही तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। चलो चलो चलो। सर ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे तो यही तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। चलो चलो चलो। सर ये जो फर्द जुर्म आयद की गई है, इस पे आप क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे तो यही तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। चलो चलो चलो। यानी नजरिया बताता है कि वो हुकूमत किस तरफ जा रही है। तो मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूं कि मेरा नजरिया वो है जो मदीना की रियासत जिस असूलों पे खड़ी हुई थी, वो है हमारा नजरिया। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली एक इस्लाम की रियासत बनाई थी, वो एक नजरिए पे बनी थी। वो नजरिया क्या है? वो नजरिया ये है कि एक रियासत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कमजोर तबके को ऊपर लेके आए। वो कमजोर तबका खुद ऊपर नहीं आ सकता, उसको मदद की जरूरत होती है। और रियासत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि अपने कमजोर लोगों को, जिस तरह दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनाई गई मदीना में, कभी दुनिया में कोई सोच नहीं थी फलाई रियासत की। मदीना की रियासत में उन्होंने जिम्मेदारी ली बेवों, यतीमों, मजदूरों, बूढ़ों को, गरीबों को। और दुनिया की तारीख में इस तरह का इनकलाब आया ही नहीं कि वो लोग जिनकी कोई हैसियत ही नहीं थी,
وہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کئی 100 سال تک. تو یہ ہمارا ملک بھی جو ہمارے علامہ اقبال اور قائد اعظم کی سوچ تھی وہی تھی اسلامی فلاحی ریاست. تو جب یہ آپ میرا نظریہ دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کس راستے پر نکل رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جو ہمارے کمزور طبقہ ہے ہم اس کو اوپر اٹھائیں. گورنمنٹ کی ساری پالیسیز وہ ہوں کمزور طبقے کو اوپر لانے کے لیے. اور جب آپ کمزور طبقے کی بات کرتے ہیں تو آپ وہ علاقوں کی بات کرتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں. جب ملک میں ترقی ہوتی ہے تو جو ترقی ہونی چاہیے وہ سب کو اوپر اٹھانے کے لیے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک علاقہ اوپر چلا جائے اور باقی ملک پیچھے رہ جائے. لہٰذا میرا بڑا واضح موقف ہے قبائلی علاقے کے اوپر بلوچستان پہ. اور کئی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں مثلا ڈی جی خان, میاں والی, یہ سب پیچھے رہ گئے ہیں. سندھ کے کئی علاقے اندرون سندھ میں پیچھے رہ گئے ہیں. تو لہٰذا جو علاقے سب سے پیچھے رہ گئے ہیں ان میں قبائلی علاقہ سب سے نمایاں ہے. کیونکہ جو سسٹم بنا تھا قبائلی علاقے کا, قبائلی علاقہ کا اسپیشل سٹیٹس تھا. پاکستان کے صرف 44 قانون قبائلی علاقوں میں لاگو تھے. تو قبائلی علاقے کی کسی نے, کیونکہ قبائلی علاقے کی ووٹ سے تو کوئی اقتدار میں نہیں آتا تھا, نہ سینٹر میں اور نہ تب نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا, اب صوبہ پختونخوا. اس میں تو اس کو قبائلی علاقے کی ووٹ کی ضرورت نہیں تھی. تو جس طرح سندھ کے اندر جو پارٹی اندرون سندھ سے آتی ہے وہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی. تو کراچی کے جو آج کل برے حالات ہیں اس لیے کہ جو پارٹی ووٹ لے کے آتی ہے وہ تو اندرون سندھ سے لے کے آتی ہے, تو ان کے لیے ڈیولپمنٹ کرتی ہے. اس سے پہلے یہ جو پنجاب کے اندر نون لیگ کا گڑھ سینٹرل پنجاب تھا اور لاہور اصل میں گڑھ تھا, تو وہ ڈیولپمنٹ ایک ہی جگہ پہ لے جاتی تھی, باقی علاقے پیچھے رہ جاتے تھے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ہم نے سب سے زیادہ ان کے اوپر توجہ دینی ہے. اور میں جب آپ کو یہ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ, محمود خان بات ٹھیک کہتے ہیں کہ جب انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں قبائلی علاقے کی, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز قبائلی علاقے کے اوپر خرچ کریں. مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوتا کہ حالانکہ ہمارے صوبوں نے یہ وعدہ بھی کیا تھا ہمارے آنے سے پہلے کہ 3% وہ اپنے NFC ایوارڈ سارے صوبے دیں گے قبائلی علاقے کو, لیکن اب ہم نے. وزیر اعظم قبائلی عمائدین سے خطاب کر رہے تھے. دوسری جانب کراچی سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. 2500 MMCFD گیس پروڈیوس کرتا ہے, 2500. اس میں کچھ یہ لوگ فرٹیلائزر پلانٹس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, ان کو پریفرنس دیتے ہیں, کچھ گیس لیکیج میں چوری ہو جاتی ہے. یہ کوئی کنٹرول صوبائی حکومت کا نہیں ہے, یہ خود کرتے ہیں سب کچھ. SSDC کے اوپر کوئی صوبائی حکومت کا کنٹرول نہیں ہے, OGDC کے اوپر, اوگرا کے اوپر, نیپرا کے اوپر کوئی ہمارا کنٹرول نہیں ہے. تو اگر لائن لاسز بھی ہوتے ہیں وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے. تو 2500 MMCFD پیداوار ہے صوبہ سندھ کی, اور اس وقت 900 سے 1050 MMCFD صوبہ سندھ کو دی جا رہی ہے. 900 سے 1050, 900 to 1050, یعنی کہ 50% سے بھی کم ہم کو گیس دی جا رہی ہے. جب سندھ کی عوام جو کہ اس گیس کی لوڈ شیڈنگ سے بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے, ہمارے گھریلو صارفین گھر میں کچن کے لیے گیس اویلیبل نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کے لیے گیس اویلیبل نہیں ہے, ہماری صنعتیں جو کہ پاکستان کو ریونیو جنریٹ کر کے دیتی ہیں
اس کے اندر گیس اویلیبل نہیں ہے. جب ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں, جب ہم احتجاج کرتے ہیں, تو وفاقی حکومت کہتی ہے کہ جی سندھ حکومت ہم کو لائن نہیں ڈالنے دے رہی. اور بھائی 2500 MMCFD تو ہے نا, وہ کہاں جا رہی ہے؟ اگر میں آپ کی بات کو مان لوں کہ لائن ہم نے بنانی نہیں دی ان کو, تو کیسے جا رہی ہے وہ, کہاں جا رہی ہے وہ؟ استعمال تو میں نے آپ کو بتایا 900 سے 1050 ہے, تو باقی جو تقریباً 1400-1500 MMCFD وہ کہاں جا رہی ہے اگر لائنیں نہیں ہیں؟ کہاں جا رہی ہے؟ ایک سوال بڑا, ہماری بڑی چھوٹی سی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہماری جو ریکوائرمنٹ ہے, جو کہ ونٹر میں بڑھ کے تقریباً کوئی 1700-1800 کی ہو جاتی ہے, ہمیں دیں. آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ سندھ کی گیس آپ سارے پاکستان کو دے دیں اور ہمیں مہنگی LNG دیں, RLNG دیں, جو کہ اتنی مؤثر بھی نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں LNG اتنی اچھی ہے, RLNG اتنی اچھی ہے, تو بسم اللہ آپ لے جائیے اس کو, پاکستان بھر میں اس کو پرووائڈ کیجئے, لیکن آئین پاکستان سے انحراف تو نہیں کیجئے نا. اگر آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ترجیح اس صوبے کو دی جائے گی, تو ترجیح دیجئے. اور جب آپ ترجیح نہیں دیتے اور سندھ کا صنعت کار, سندھ کا ٹرانسپورٹر, سندھ کے گھریلو صارف یا سندھ کی حکومت پروٹیسٹ کرتی ہے اپنے آئینی حق کے اوپر, تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں لائن نہیں ڈالنے دی. خدارا اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیجئے. مجھے حیرت ہوتی ہے, وزیر اعظم پاکستان کہتے ہیں جی بریس یور سیلف فار امپیکٹ, ونٹرز میں بڑی میجر گیس کی لوڈ شیڈنگ ہونے والی ہے. حکومتیں یہ کرتی ہیں, حکومت عوام کو بتاتی ہے بے فکر رہو, آئی ول پرووائڈ فار یو, آپ کے مسائل کا حل تلاش کریں گے, آپ کو ریلیف پرووائڈ کریں گے. یہ واحد حکومت ہے جو آگے کہتی ہے کہ حالات خطرناک ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو تھوڑا سا آئین پاکستان کو صوبہ سندھ کے حقوق کے حوالے سے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز میں نے آپ کو بتایا 172(3) چونکہ جوائنٹ اونرشپ کی بات کرتا ہے, تو اس کی ملکیت کے اوپر بھی فیصلہ ہونا ضروری ہے کہ یہ کب تک آپ یونیلیٹرلی ان چیزوں کو چلائیں گے, یک طرفہ طور پر چلائیں گے. آئین کو فالو کیجئے. سندھ حکومت بار بار کہتی ہے کہ گیس کے حوالے سے جو فیصلے ہیں وہ کابینہ کو یا کابینہ کی کمیٹی آن انرجی کو یا ECC کو نہیں کرنے ہیں, وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو کرنے ہیں آرٹیکل 154 کے تحت. مشترکہ مفادات کاؤنسل, جس کو ہر 90 روز وزیر اعظم کی سربراہی میں ملنا ہے. 9 مہینے میں ایک میٹنگ ہوتی ہے CCI کی, 90 روز چھوڑیے. ابھی تک جب سے خان صاحب وزیر اعظم بنے ہیں 2 سال پورے کر لیے انہوں نے, غالباً 3 میٹنگ شاید ہوئی ہیں CCI کی, جبکہ 8 میٹنگ ہونے کی ضرورت تھی آئین کے اعتبار سے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ آئین پاکستان آرٹیکل 153 اور 154 میں کیٹیگوریکلی کہتا ہے. تو ہم اس بات پر بھی زور دینا چاہیں گے, گیس کے حوالے سے جو فیصلے ہونے ہیں وہ CCI میں ہونے کے لیے لازمی ہیں, وہ کیبنٹ کو نہیں کرنے, کیبنٹ کمیٹی آن انرجی کو یا ECC کو نہیں کرنے. ہمارے صنعت کاروں کو جب گیس نہیں مل رہی تو ایک اور نیا بحران جو کریٹ ہو رہا ہے وہ بے روزگاری ہے, لاس آف ریونیو ہے. صوبہ سندھ کے اندر, کراچی شہر کے اندر, آپ کو پتہ ہے کراچی پاکستان کا انڈسٹریل کمرشل کیپٹل ہے, فائنینشیل کیپٹل ہے. اگر آپ صنعتوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے, اگر آپ صنعتوں کو گیس پرووائڈ نہیں کریں گے تو صنعتیں کیسے کام کریں گی, کیسے لوگوں کو روزگار ملے گا, کیسے پاکستان کو ٹیکس کی شکل میں ریونیو مل پائے گا. ایک بڑا سوالیہ نشان ہے, بٹ انفارچونیٹلی وفاقی حکومت کی پرائیورٹی میں یہ چیز نظر نہیں آتی. جو دوسرا اس کا فال آؤٹ ہے وہ بجلی ہے, کہ اگر آپ کے پاور پلانٹس کو یہ بجلی جو بناتے ہیں ان کو گیس پرووائڈ نہیں کی جائے گی تو بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہوگی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کراچی شہر ہو, اندرون سندھ بھر میں بات کروں گا, صرف کے الیکٹرک کی نہیں,
کہ الیکٹرک ہو, ہیسکو, سیپکو, تینوں جگہوں پہ آپ کو لوڈ شیڈنگ نظر آ رہی ہے, لیکن نیپرا کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا, کس طریقے سے اپنی قانونی ذمہ داری نبھا رہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے ان دو ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا اور حقائق کے ساتھ اس تاثر کی نفی کرنا چاہتا تھا کہ آئین پاکستان کو وفاقی حکومت فالو نہیں کر رہی ہے اور سندھ کو جو اس کے حصے کی گیس ہے, جس کا آئینی حق ہے, وہ نہیں مل رہی. آخر میں ادویات کا سکینڈل ہوا اس وفاقی حکومت میں, وزیر اعظم نے نوٹس لیا. چینی کا سکینڈل ہوا, وزیر اعظم نے نوٹس لیا. یہ سارے فیصلے خود کرتے ہیں, ویسے ماشاءاللہ سارے فیصلے خود کرتے ہیں لیکن نوٹس لیتے ہیں. گندم کا بحران کریٹ کیا گیا ان مافیاز نے جو کہ ماشاءاللہ بڑی پاورفل ہیں اس وقت. وزیر اعظم نے نوٹس لیا. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے, وزیر اعظم نے نوٹس لیا. ان چاروں چیزوں کے نوٹس لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جب وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں نا تباہی آتی ہے. میری وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ نوٹس لینا چھوڑ دیں, کیونکہ جب آپ نوٹس لیتے ہیں نا وہ مافیا پھر سیلیبریٹ کرتی ہے. جب آپ نے نوٹس لیا, مافیاز نے دھوم دھام کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کہ جی وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا, اب چینی 100 روپے کلو سے اوپر ہو جائے گی. 80 روپے کلو پہ نوٹس لیا تھا, 55 روپے کلو پہ ان کی حکومت آئی تھی. جب 80 روپے کلو ہوا تو وزیر اعظم نے نوٹس لیا, اور الحمدللہ نوٹس لینے کے بعد مدینے کی ریاست میں سینچری ہو گئی چینی کی پرائسز کی. یہی چیز گندم کے ساتھ ہوئی ہے, یہی چیز ادویات کے ساتھ ہوئی ہے, لیکن کوئی انویسٹیگیشن, کوئی انکوائری اس حوالے سے نظر نہیں آتی. صرف نوٹس ہی ہوتا ہے, بہت بڑی کوئی رپورٹ آ جاتی ہے, پھر ان کے وزراء آ کے بات کرتے ہیں کہ وزیر اعظم دیکھیں کتنے زبردست آدمی ہیں, کارروائی کرتے ہیں. لیکن کارروائی ایک عام آدمی کو تب نظر آئے گی جب چینی کی قیمت 55 روپے کلو واپس ہو جائے گی, آٹے کی قیمت کم ہو جائے گی, ادویات کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی. اب آپ مجھے بتائیں جو ریسنٹلی ادویات کی قیمتوں میں پھر اضافہ کیا انہوں نے, انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اس طرح کی انکریز. کراچی میں ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب پریس کانفرنس کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.